अभी क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक में हम घुस के फटेंगे उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी। ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी का मतलब टीम कैसे बनानी है, क्यूए किस तरह करना है, क्वालिटी इंश्योरेंस किस तरह करनी है, कैसे लोगों को हायर करना चाहिए, कैसे लोगों को फायर कर देना चाहिए, टीम बना के बिजनेस को स्केल कैसे किया जाता है स्पेसिफिकली पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी। तो इस टॉपिक में आज घुस के फटेंगे, तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, सब ठीक जा रहा है, सब खुश है। आई थिंक वी आर ओवर 40 एपिसोड्स नाउ। इट इज़ ग्रेट टू कम्युनिकेट विद द कम्युनिटी। जिन लोगों से बातचीत होती है बड़े ही काबिल और मज़ेदार लोग हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप पहले ही बता दिया करें। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक पेड बिजनेस कंसल्टेशन सेशन देता हूँ जिसकी ड्यूरेशन 1 घंटा 15 मिनट होती है। और अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग से, बिजनेस डेवलपमेंट से, क्यूए से या हायरिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, 2 से 3 दिन का वेटिंग टाइम है। वो अगर आपने बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी। यानी कि आपने टीम कैसे बनानी है अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। जब आपको बंदे रखने पड़ते हैं तो फिर आपने किन क्राइटेरियाज की बेस पे उन बंदों को रखना है और किन क्राइटेरियाज को जब वो सेटिस्फाई कर दें तो उन बंदों को निकाल देना है। ये जो हायरिंग एंड फायरिंग सिस्टम यूएस में है, पाकिस्तान में कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कोई किसी दादा पोते का बच्चा लगा हुआ है, कोई रेफरेंस से लगा हुआ है। वो चलते जाते हैं, लोगों ने अपना साल साल का निज़ाम बनाया होता है। तो आपको एग्जाम्पल भी आगे जाके दूंगा कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक दफ़ा एक टीम रखी और बड़ी महंगी टीम रखी और फिर उससे क्या कुछ सीखा, तो वो आज आपको बताऊंगा। देखें, ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी क्यों ज़रूरी है, पहले वो क्लियर कर दूं फिर पॉइंटर्स पे आता हूं। जब आपने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी को अब आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ग्रो करने के लिए आपको कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप एक कंपनी के गोल सेट नहीं करते और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करते, तो आपके पास एक शॉपर हो और बहुत एक्सटेंडेड शॉपर हो लेकिन बहुत पतला शॉपर हो, तो थोड़ा सा वजन कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे बेहतर है कि जो शॉपर है वो स्ट्रांग हो, चाहे उसकी लेंथ छोटी हो। तो यही ऐसी बात है कि अगर हाईवे पे फुल जान लगा के आप एक साइकिल चलाएंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर घटिया से घटिया गाड़ी भी होगी तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी, और वो भी कम वक्त में। तो बहुत ज़्यादा जान लगाना पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड है स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स करना अपनी कंपनी के लिए, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सकें। यह है प्रेमिस नंबर 1। प्रेमिस नंबर 2, जो 99% स्टार्टअप कंपनीज में, आईटी फर्म्स में और दुनिया में प्रॉब्लम आती है उन कंपनीज के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती या मल्टीनेशनल नहीं बन पाती, वो है फाउंडर्स बॉटलनेक। जो कंपनी के मालिक होते हैं या सीईओ होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उनको लगता है, क्योंकि वो हर स्टेज से गुजर के आए होते हैं, उन्होंने कोल्ड कॉलिंग भी की होती है, वेबसाइट भी बनाई होती है, रिसेप्शनिस्ट भी होते हैं, झाड़ू भी लगाए होते हैं, तो उनको लगता है कि ये वाला काम हम कर सकते हैं और अगर किसी और के हाथ में देंगे तो एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। नो डाउट एफिशिएंसी जितनी फाउंडर अपनी मोहब्बत से कर सकता है उतना कोई और नहीं कर सकता, लेकिन ये करने के चक्कर में जो उनकी ड्यूटी एज सीईओ है वो उसको पूरा नहीं कर पाते, और नतीजा ये होता है कि कंपनी की ग्रोथ स्टंट हो जाती है। तो फाउंडर्स बॉटलनेक नंबर 1 और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच लेके चलना, ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज और ग्रोथ ड्रिवन होना चाहिए। आप में से बहुत लोग जो कंपनीज बना के बैठे हैं इन प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे कि यार फेसबुक ऐड किसी और के हाथ में कैसे दें, कस्टमर क्यूरी किसी और के हाथ में कैसे दें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज टच करेंगे। मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। आज से 3-4 साल पहले जब मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता था, तो एक दफ़ा हमने एक साल क्लोज किया, तो हमने को 3 साल 3 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। तो मैंने और मेरे को फाउंडर ने मिलकर सोचा कि यार इस कंपनी को ना एक कॉर्पोरेट अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो काम करते थे हाथ से, खुद ही अपना स्टूडियो बनाया था, खुद ही काम करते थे, क्लाइंट से पैसे लेते वगैरह। हमने कहा यार इसको ना एक कॉर्पोरेट अप्रोच की ज़रूरत है। उस वक्त मैं भी अंडर स्टडी था, तो आई डिड नॉट हैव दैट कॉर्पोरेट एक्सपोजर। तो हमने ओरिएंट मकैन की एक टीम उठाई और वो कोई 3-3.5 मिलियन पर मंथ पे हम लेकर आ गए। तो वो लोग थे प्लग एंड प्ले, और इससे पहले जिन लोगों के साथ हम कर रहे थे वो थे टेलर मेड। तो इसका फ़र्क आपको बताऊंगा। तो ये जो 3-3.5 मिलियन की टीम आ गई, इसने हमारे साथ क्या किया, ये भी आगे जाकर स्टोरी में अनफोल्ड होता जाएगा। एनीवेज, सो जब आपने, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करता हूं, जब आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई टीम हायर करनी है तो आपको 2 किस्म के टीम मेंबर मिलेंगे। मैं कभी टीम मेंबर्स को एम्प्लॉय नहीं कहता, मैं उनको हमेशा टीम मेंबर्स कहता हूं। तो आपको 2 किस्म के टीम मेंबर मिलेंगे। एक वो लोग होंगे जो प्लग एंड प्ले होंगे और एक वो लोग होंगे जो टेलर मेड होंगे। प्लग एंड प्ले वो लोग होंगे जो इंडस्ट्री के
खोचल लोग होंगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में किसी हायर पोस्ट पे काम कर रहे होंगे, और वो आएंगे और एग्जैक्टली वही वाला काम आपकी कंपनी में शुरू कर देंगे। ये प्लग एंड प्ले लोग होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो प्लग एंड प्ले नहीं होते, उनको एक बेसिक सेंस होती है काम करने की। आप उनको बुलाते हैं, उनको खुद ट्रेन करते हैं, ओवर टाइम वो ग्रो करते हैं और फिर आपकी कंपनी का एसेंशियल पार्ट बनते हैं। प्लग एंड प्ले लोगों और टेलर मेड लोगों में से दोनों के फीचर्स आपको अब बताने लगा हूं। सो जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं, जो भी लोग मेरे पास कंसल्टेशन में आते हैं उनसे ये बात करता हूं कि आपको एक पढ़ी लिखी प्रैक्टिस्ड अप्रोच की जरूरत है। टामक टोइयां मारेंगे तो पैसा जाया करेंगे। जो प्लग एंड प्ले लोग होते हैं वो काम करने में फास्ट होते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो काम करने में भी फास्ट होते हैं और आपकी कंपनी छोड़ने में भी फास्ट होते हैं। क्योंकि वो प्लग एंड प्ले लोग हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री के खोचर लोग हैं, तो उनको और ऑफर जब भी आएगी 20-30 हज़ार ज़्यादा की, वो वहां से स्विच भी कर जाएंगे। ऐसे लोग अमूमी तौर पर पाकिस्तान में कंपनी के साथ लॉयल नहीं होते, वो अपने साथ लॉयल होते हैं। और वो ये देख रहे होते हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, वो ये देख रहे होते हैं कि हमने 1 साल सिक्योरिटी से टाइम पे सैलरी कहाँ पे मिलेगी। और जो टेलर मेड लोग होते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी ने उनको बनाया होता है, इसलिए उनकी एफिलिएशन आपकी कंपनी के साथ ज्यादा होती है। नो डाउट कि उनकी स्पीड उस तरह की नहीं होती जैसे इन लोगों की होती। जो प्लग एंड प्ले लोग हैं वो आपकी कंपनी में इंस्टेबिलिटी इंस्टिल करते हैं, इंस्टेबिलिटी को लेके आते हैं। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट्स में इंस्टेबिलिटी ठीक होती है और कुछ डिपार्टमेंट्स में इंस्टेबिलिटी ठीक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर है, जिसको आप CRO बोलते हैं, उसमें इंस्टेबिलिटी ठीक नहीं है। लेकिन अगर सेल्स की बात करें तो उसमें इंस्टेबिलिटी ठीक है, क्योंकि नई अप्रोच आती जाएगी, वो नए तौर तरीके आजमाते जाएंगे। तो ये जो प्लग एंड प्ले लोग होते हैं कंपनी को इनस्टेबल बनाते हैं, और जो टेलर मेड लोग होते हैं वो कंपनी को स्टेबल बना रहे होते हैं। अगर आप एक इस किस्म के इंसान हैं जो किसी सेठ के बेटे हैं, या आपने कोई VC फंड सिक्योर किया है, या आपकी कंपनी में इनफ प्रॉफिट पड़े हैं 4-5 सालों में कि कुछ पैसे बर्न भी हो गए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको प्लग एंड प्ले लोगों के पास जाना चाहिए। क्योंकि वो प्लग एंड प्ले, क्योंकि चालू सिस्टम से उठ के आए होते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, गिवन के जहां पे फंड्स लगाने की बारी आए वो आपकी जेब से ना लग रहे हो, एज कंपेयर टू जो स्टार्टअप फंड्स होते हैं जहां पे फाउंडर्स की अपनी जेब से पैसे लग रहे होते हैं। इन लोगों के लिए प्लग एंड प्ले लोग सबसे बड़ी दुश्मन होते हैं, क्योंकि इन्होंने इनको पास से पैसे देने हैं। तो हिट एंड ट्रायल करने का रूम नहीं है हमारे पास। जब हिट एंड ट्रायल का रूम नहीं है, तो जो गंजे हैं, सीड फंड पे गंजे हैं या सेट सिस्टम से गंजे हैं, उनके लिए टेलर मेड लोग ठीक होते हैं। तो मैंने आपको एक जनरल कंपैरिजन दे दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी में 2 किस्म के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। एक मार्केट के चले हुए लोग हैं, वो आएंगे, काम को जल्दी पकड़ेंगे, उसको चलाएंगे और उसको चलाने के बाद आपकी कंपनी से एग्जिट ले लेंगे। और दूसरे वो हैं जिनको आपने बैठ के बनाना है। इन दोनों लोगों में से मैं किस किस्म के लोग सिलेक्ट करता हूं? जब मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूं जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी नहीं होती, मेरा तरीका ये होता है कि मैं प्लग एंड प्ले लोगों को उठाता हूं और प्लग एंड प्ले लोगों के साथ अपने ट्रेनी लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्लग एंड प्ले वाले बंदे ने अभी स्विच कर जाना है, लेकिन उस दौरान मेरे ट्रेनी ट्रेन हो जाएंगे, जो फिर ट्रेन द ट्रेनर्स करेंगे बाद में। और जहां मुझे पता लगता है कि प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा है, वहां पर मैं कोशिश करता हूं कि टाइम मेरा बेशक ज्यादा लग जाए, लेकिन ओवर टाइम ये लोग ट्रेन होके एक, यानी कि जो गंजे लोग होते हैं जिस प्रोजेक्ट में प्राइस सेंसिटिविटी होती है, वहां पर मैं ये करता हूं कि वहां पे मैं टेलर मेड लोग बनाता हूं या मेरी अपनी टीम के लोग साथ लगाता हूं, ताकि वो मिल के एक ऐसा होराइजन डेवलप कर सकें जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्टिव हो। तो 2 किस्म के लोग आपको पाकिस्तान में हायर करने के लिए मिलेंगे। सीड फंड है तो आपने ये चूज करने हैं, अगर नहीं है जेब से लगाने तो आपने वो वाले चूज करने हैं। दूसरा फैक्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी इज कि आपने टैलेंट वाला बंदा चूज करना है या हार्ड वर्क वाला बंदा चूज करना है। इस बात का जवाब मुझसे जब भी पूछा गया है, मैंने ये कहा है कि फील्ड ऑफ या नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। जितने लोग कंसल्टेशन में आते हैं उनको भी ये कहता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिखाए नहीं सीखी जाती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनफ टाइम लगाए बगैर नहीं सीखी जा सकती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब हम डिजिटल की बात करते हैं, तो अगर डिज़ाइन की बात हो रही है, तो आप एक बंदे को जितना मर्जी हार्ड वर्क करवा लें, अगर उसके डिज़ाइन के सेंसेस नहीं हैं तो वो कभी अच्छा डिज़ाइन पोस्ट नहीं बना पाएगा, वीडियो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जितना मर्जी अच्छा फोटोशॉप चला ले, आफ्टर इफेक्ट चला ले या फाइनल कट प्रो चला ले, वो क्योंकि एस्थेटिक सेंस को लैक करते हैं, और मैं खुद भी एस्थेटिक्स को लैक करता हूँ। आपने देखा ये इन वीडियोस की एडिट में मैं कोई ग्राफिक्स ऐड होने नहीं देता। उसकी वजह यही है कि मेरे पास एस्थेटिक सेंस नहीं है। सो अगर एस्थेटिक सेंस अगर आपके पास नहीं है तो वो डेवलप भी नहीं होगी, जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लिया जाए। एज अ डिजाइनर आपको एक टैलेंटेड बंदा चाहिए जिसके अंदर नेचुरल सेंस है ये काम करने की। हार्ड वर्कर उसको भी मीट नहीं कर सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने
डाटा एंट्री करनी है, तो डाटा एंट्री वाले केस के अंदर अप फ्रंट आपको इस किस्म का बंदा चाहिए जो हार्ड वर्क कर सकता हो, उसमें टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस काम की मास्टरी ही इस बात में है कि आप उस काम को कितनी डेडिकेशन से ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं। उसमें टैलेंट वाला बंदा होगा तो उसको अपने बिलो पे स्किल समझेगा और ये काम नहीं कर सकेगा। सो टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क का जवाब ये है कि जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है उसमें एक स्ट्राइक बैलेंस करना है। किसी जगह पे जब लोगों को रिप्लाई करने की बारी आ रही है या सोशल मीडिया पोस्टिंग करने की बारी आ रही है या कॉपी पेस्ट करने की बारी आ रही है, यू नीड हार्ड वर्कर्स देयर। बट जहां पे बात आ रही है ऐसी चीज़ों की कि आपको वहां पे एस्थेटिक सेंस की ज़रूरत है जो हार्ड वर्क से आ ही नहीं सकती, वो आती ही तब है जब एक्सपोजर हो या नेचुरल टैलेंट हो कि यहाँ पे ये चीज़ सेट लग रही है नहीं लग रही। तो उस तरह के डिसीजन मेकर वाले पोस्ट के ऊपर आपको वो बंदे चाहिए जो एक्चुअली नेचुरली टैलेंटेड हो बजाय उसके कि हार्ड वर्कर। ये फैक्टर नंबर 2 था इनटू ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि हम ये कैसे पहचाने कि जिसको हम टैलेंटेड समझ रहे हैं वो टैलेंटेड है और जिसको हम हार्ड वर्कर समझ रहे हैं वो हार्ड वर्किंग है। पाकिस्तान में इस काम को सॉल्व करने का तरीका मैंने क्रैक किया है अपनी हद तक और उसका नाम है ट्रायल रन। सो मैंने अपनी कंपनी में ये रूल बनाया है कि जो कोई भी आएगा, चाहे वो 5 साल एक्सपीरियंस वाला हो चाहे वो 10 साल एक्सपीरियंस वाला हो, सबसे पहले उसका एक प्रोबेशन पीरियड होगा जिसमें वो एक्चुअली जो काम कह रहा है उसके केपीआई उससे पूछ के उसी का केपीआई बना के उसको 1 महीने के लिए ट्राई करता हूँ। ये देखता हूँ कि जो क्लेम वो कर रहा है क्या वो उस क्लेम को फुलफिल कर रहा है। अगर उसने कहा था मैं इतनी अपॉइंटमेंट्स बुक करूंगा, कर रहा है नहीं कर रहा। अगर उसने कहा था मैं इतनी पोस्टें बनाऊंगा, बना रहा है नहीं बना रहा। और प्रोबेशन जो बंदा पास नहीं कर पाता, मैं अगर 30 दिन की प्रोबेशन है 31वें दिन उसे खुदाफिज कह देता हूँ। इसको कहते हैं फेल फास्ट कॉन्सेप्ट। ये स्टैनफोर्ड एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ में फेल होना है तो कोशिश करेंगे जल्दी फेल हो जाएं ताकि आपके पैसे बच जाएं, क्योंकि देर से फेल होने से, फेल तो आप होते ही होते हैं दोनों केसेस में, लेकिन आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो जब आपने फेल होना है तो फिर फेल फास्ट स्ट्रेटजी इसमें यूज होती है। तो टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क का जवाब ये है कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। कहीं पे हार्डवर्क की जरूरत है, कहीं पे टैलेंट की जरूरत है, उसके हिसाब से चूज करें। गिवन ये दोनों फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी आपके लिए क्यों जरूरी है, तो जो हमने ओरिएंट मकैन की टीम उठाई थी 3-3.5 मिलियन में, उन्होंने हमारे लिए 3-3.5 मिलियन का टर्नओवर ये दिया कि जो हमारी कंपनी में प्रॉफिट्स थे ना वो जीरो कर दिए। क्यों जीरो कर दिए? कि वो आपको बिजनेस बना के देने के लिए आते ही नहीं है। दुनिया में कोई भी बंदा अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट करें ना कि वो आपके लिए पैसे कमाएगा तो वो कभी नहीं कमाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, ना कोई आपके लिए सेल्स फनल बनाएगा, ना कोई आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा। हाँ, आप उनको बना बनाया सांचा दें और कहें इसको रेप्लिकेट कर लो तो वो रेप्लिकेट कर लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि यार आप बैठे मैं आपके लिए धंधा लेके आता हूं। क्योंकि अगर वो इस काबिल होता कि मैं आपके लिए धंधा लेके आ सकता हूं तो वो अपने लिए धंधा ले आता। काम तो उसको भी करना आता है। नोबडी वुड डू दैट फॉर यू। और इसी बात को मैं बार 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 रिइटरेट करता रहता हूं कि फिगर आउट योर सेल्स फनल। सो ओरिएंट मकैन की टीम 3-3.5 मिलियन में आते थे, खाना ऑर्डर कर लेते थे, बातें कर लेते थे, सिगरेट पी लेते थे और घर वापस चले जाते थे। और जब उनसे पूछते थे केपीआई में कि यार आपने क्या किया है, तो वो कोई लोगो बना के दिखाते थे कि अभी हम रीवैम्पिंग कर रहे हैं और अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमने इसको क्या करना है। तो उनका प्लान यही था कि 1 साल यहाँ पे आ गए हैं, खाएंगे अपने बंदे लेके आएंगे, चिलैक्स करेंगे, फिर कभी बिजनेस अगर बाय चांस आ गया तो वेरी गुड, ना आया तो कहेंगे यार नहीं आया यार बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो हमें ये पता लगा कि वो जो लोग थे ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी जिनको हम कॉर्पोरेट कल्चर लाने के लिए कह रहे थे, वो बेसिकली ग्रोसरी वाले जो लोग थे वो ओरिएंट मकैन के चलते हुए क्लाइंट्स पे काम कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट्स लाना उनका काम नहीं था, कॉर्पोरेट कल्चर देना उनका काम नहीं था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं पर्सनली किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखता हूं इनटू हायरिंग पीपल एंड फायरिंग पीपल, अब आपको वो बता देता हूं। ये तो मैंने आपको बताया ना कि किन चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली किनको करता हूं, सकता है आपके लिए काम ना करे। अप फ्रंट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे बड़ी बात यह है कि हर कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है इस बात पे कि उस सीईओ के माइंड में अपनी कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दफ्तर जाके ही काम कर सकते हैं, घर में उनसे काम ही नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खिच खिच में पढ़ने का शौक नहीं होता, वो कहते हैं कि एक लाइन ऑफ रिपोर्टिंग मुझे सिर्फ आए कि फलां 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 ने क्या 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 किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी को स्ट्रक्चर करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स का मुंह मेरी तरफ हो। मैं इस तरह का बंदा हूं, मैं इस तरह का सीईओ हूं कि मैं ये चाहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, उनका एक हेड है, तो उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो और वो जो डिजाइन हेड है वो सब के सब मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। सो माय कंपनी स्ट्रक्चर्ड लाइक अ स्टार्टअप, सिमिलरली इन फाइनेंस, सिमिलरली इन अकाउंटिंग, सो दे आर ऑल डायरेक्टली अटैच्ड टू मी। एंड
the hierarchy is two ways. So if I am telling something to the design department, मैं हेड को बोल सकता हूं और मैं नीचे भी बोल सकता हूं और नीचे वाला डिजाइन को भी बोल सकता है. तो इट्स अ स्पोर्ट्स कल्चर. सो वन थिंग दैट इज द रूल ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर धक्के खाएं 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 इज दैट आई हैव mitigated the family culture out of my company and I have made it into a sports culture कि हर बंदा अकाउंटेबल होगा अपने KPI के लिए. अगर CEO अपना काम नहीं कर रहा वो अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेंट अपना काम नहीं कर रहा वो अकाउंटेबल होगा. फैमिली कल्चर में होता है ये काम नहीं हुआ है जी, अच्छा आपको निकाल तो सकते नहीं है, आपको ना फलानी पोस्ट पे रख के देखते हैं. तो ये कल्चर पाकिस्तान में तो एटलीस्ट काम नहीं करता, बाहर तो वैसे ही फेल हो चुका है. फैमिली कल्चर नहीं, स्पोर्ट्स कल्चर, नंबर 1. नंबर 2, structured like a startup. Everybody can talk to everybody and there is one line of reporting through multiple hands. Number 3, पाकिस्तान में जो एक चीज़ बहुत लैक करती है उसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन. आपको इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट लिखने नहीं आते कि आपने एम्प्लॉय को लिख के क्या देना है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं. आप उसमें वेग, क्योंकि आपके दिल में चोर होता है, पैसे मारने का होता है. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लोगों को चेक दे के जलील करती हैं. हम भी ऐसी कंपनी से गुजरे, लोगों को चेक दिए, बाद में चेक डिसऑनर करा के कंपनी के नाम पे जी 0-0 करके बैठे. डॉक्यूमेंटेशन, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कि आपकी ये फिड्यूशरी ड्यूटीज़ हैं, आपने इतनी देर काम करना है, आपने इसको ऐसे मैनेज करना है, आपकी कॉम्पनसेशन इतने से इतने दिन के लिए लेट हो सकती है, इतने से इतने दिन के लिए आप स्टॉप वर्क कर सकते हैं, इतनी ब्रेक ले सकते हैं. सीखें कि अच्छी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करनी है, लीगल वर्क किस तरह मैनेज करना है, कि आप जो बात कहें उसको पूरा करें. और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे एक चीज़ लिखी होती है, नो चेंज अनटिल रिटन नोटिस, कि अगर रिटन में आप मुझे नहीं देंगे ना, मुझे नहीं पता. हाँ, मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा, मैं आपको फलां जगह पे आपके अगर फॉर एग्जांपल फूफा जी के टांग में सुराख हो गया जिसकी वजह से आपकी फूफी बॉदर्ड है, तो मैं उनकी तीमारदारी करने के लिए आपको रिलैक्सेशन दूंगा, कोई मसला नहीं है. लेकिन फिर 1 घंटा और लगाना पड़ेगा ताकि वो उस दिन का काम कंप्लीट हो. मुझे मसला नहीं है तुम 2 घंटे काम लेट पे आ रहे हो, लेकिन तुमने फिर काम कंप्लीट करना है. सो डॉक्यूमेंटेशन नीड टू बी वेरी वेरी इन चेक. एक और फैक्टर जो मैं बंदे के अंदर चेक करता हूँ प्रोबेशन में ही, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है और मुझे लगता है कि ये अच्छा फिल्टर है, मैं बंदे की भूख चेक करता हूँ. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भूखे पेट एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन नहीं हो सकती. जिस बंदे को ये टेंशन है ना कि रोटी कहाँ से खानी है, वो बंदा समहाउ अपनी प्रोडक्टिविटी और पैसों को लिंक कर चुका है और वो प्रॉक्सी समझता है एक दूसरे को दूसरे की. तो जब वो काम में लैग करता है, आप उसे पूछते हैं काम में क्यों लैग किया, वो कहता है सर वो मेरी सैलरी लेट हुई थी. ऐसे बंदे जहर हैं कंपनी के लिए, जो प्रोडक्टिविटी और पैसे को लिंक करते हैं. पैसा बाय प्रोडक्ट है. डेडिकेशन में कमी नहीं आनी चाहिए कि अगर मैं 6 पोस्टें 1 घंटे में बना सकता हूं तो क्योंकि मेरी सैलरी लेट थी तो मैंने 3 पोस्टें कर दी. नहीं, काम में डेडिकेशन पैसों से एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए. हाँ, किसी दिन मूड ऑफ है वो एक अलग बात है, बट प्रोडक्टिविटी और पैसे आपस में लिंक्ड नहीं, अनलिंक्ड होने चाहिए. तो वो जो प्रोबेशन है उसमें मैं चेक करता हूँ कि बंदे को भूख कितनी है. जो बंदा कहता है ना मुझे ज़रूरत है, मैंने टायर ट्यूब डलवाने हैं, मैंने पंचर लगवाने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ऐसे बंदे को मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ना बने, क्योंकि लेटर ऑन उसकी भूख कभी मिटेगी नहीं. वो ब्रेड विनर ऑफ द हाउस है या उसकी ज़रूरत है वो एक अलग बात है. किसी के पैसे रखने चाहिए नहीं, और अगर किसी के बनते नहीं है तो उसको देने चाहिए नहीं. बट भूख चेक करता हूं ताकि इनोवेशन का टेस्ट ले सकूं, ताकि ये देख सकूं कि ये बंदा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को सही तरह मैनेज कर पाएगा या नहीं. तो ये एक और चेक है. एक और चेक जो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग के वक्त देखता हूं वो ये देखता हूं कि ये बंदा कहीं गिगर तो नहीं है. सो गिगर इज़ अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ पर्सन. आजकल क्या है कि हर बंदा चाहता है कि उसकी दिहाड़ी लगे और उसके पास बहुत सारे पैसे आएँ और फिर वो सोए. हर बंदा ये चाहता है और गिगिंग करने की कोशिश करते हैं. सो गिग इकोनॉमी पे मैं पहले बात कर चुका हूँ. जो अगर आप कंपनी में स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, कंपनी को एज अ टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको फ्रीलांसर और आउटसोर्स्ड इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए. फॉर अ सर्टेन पीरियड आप आउटसोर्सिंग पे काम कर सकते हैं, बट यू डू नॉट वांट अ गिगर टू बी इन योर कंपनी बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. इफ ही गेट्स अ चांस टू फाउंड हिज ओन कंपनी, ही विल गो एंड फाउंड हिज ओन company, which means he is a gigger. So I try my best not to hire a gigger ever. हाँ, I do take outsourcing ऐसे कामों में जिसमें मेरी core expertise नहीं, जैसे वेब डेव है, मेरी core expertise नहीं, I do that for clients, तो फिर मैं outsource करूंगा. बट टीम मेंबर बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि वो बंदा गिगर ना हो. एक और चेक जो मैं लगाता हूँ उन लोगों पे वो ये है कि वो बंदे फास्ट और फुर्तीले नहीं होने चाहिए. क्योंकि फास्ट और फुर्तीला बंदा मैं आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ ये करने की कोशिश करता है. सो यही तो हम क्लाइंट के साथ करते हैं, तो अगर हमारी टीम भी हमारे साथ यही करेगी तो फिर काम कैसे चलेगा.
बिकॉज जब B2B इन्वॉल्व होता है तो यू नीड टू बी फास्ट एंड क्लेवर अबाउट थिंग्स, बट विद इन टीम लाइक इट्स अ स्पोर्ट्स कल्चर, तो अगर एक प्लेयर कहे कि हाँ मैं कर लूंगा स्कोर, तू छक्के मार के आउट हो जाए, और बाद में वो ना करे, तो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि बंदा जो है ना वो बहुत फुल थ्रू किस्म का नहीं होना चाहिए। फुल थ्रू बंदा टीम को खराब करता है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये मेरा स्टाइल ऑफ वर्क है, आपका डिफरेंट हो सकता है। मैं तो अपने चेक्स बता रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी होती कैसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये देखता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी ज्वाइन करे उसके और मेरे दरमियान म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है या नहीं। विच मीन्स कि अगर मैंने उसको एक ऐसे काम पे लगाया है जिसका उसको भी पता है कि मार्केट रेट $5,000 है, और उसको मैंने $30 में रखने की कोशिश की है, तो ये रिलेशन कभी म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं होगा। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज इसलिए तबाह हुई हैं कि किसी एक बंदे को रखा था, उस एक बंदे ने कंपनी छोड़ी और अपने क्लाइंट साथ ले गए और आपकी कंपनी बैठ गई। दैट हैपन्स जस्ट एंड जस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट म्यूचुअली बेनिफिशियल बिटवीन यू टू। सो पीटर थियल कहता है कि अगर एक कंपनी में बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो तो कंपनी बड़ी भी हो जाए तो वो प्रॉब्लम भी साथ साथ बड़ी हो जाती है। विच मीन्स कि अगर आपने एक ऐसी टीम रखी है जिसके और आपके दरमियान म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है, आपका ज़्यादा उसका कम या उसका ज़्यादा आपका कम है, वो टीम बाउंड टू ब्रेकेज है और वो ब्रेक होकर ही रहेगी। इसलिए आई ऑलवेज चेक दैट वेदर द रिलेशनशिप इज म्यूचुअली बेनिफिशियल और नॉट, और जहाँ पे मुझे लगता है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं है, मैं खुद बंदे को कहता हूँ कि यार यू कैरी ऑन। सो ऐसा भी अक्सर हुआ है कि मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा हम कम पैसों में रख लो, और मैंने देखा है कि इसमें टैलेंट ज़्यादा है, मैंने कहा यार ये पैसे तुम्हें सूट नहीं करते, तुम इधर काम ना करो, किसी को रिकमेंड कर दो। इस हद तक भी बात हुई है। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी पाकिस्तान में कंपनी बना के आप बाहर का काम करें या पूरी दुनिया में कंपनी बनाने में, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी में आएंगे, जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाने में आएंगे, उनमें किन फैक्टर्स को अपने बुरुकार रखना है। मैंने आपको बताया प्लग एंड प्ले लोगों के बारे में और टेलर मेड लोगों के बारे में, मैंने आपको बताया टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग के बारे में, और मैंने आपको बताया कि मैं कंपनी में हायरिंग किस बेसिस पे करता हूँ। जो 3-3.5 मिलियन वाले थे वो हमसे कोई 4-4.5 का नुकसान करके गए, कोई बिजनेस हमारे पास आया नहीं। हमने पूरी कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया, स्मॉल स्केल पे गए, दोबारा मेहनत की और दोबारा वहाँ पहुँचे जहाँ पे दोबारा उस किस्म के प्रॉफिट पे आ सके। वो जो था ना कॉरपोरेट कल्चर, वो अपनी गाड़ी में बैठ के घर चला गया या सलून चला गया, वैसे था तो वो गंजाई। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरी किस तरह से होती है। अगर आपको मुझसे कोई बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए तो फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आके आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। 1 या 2 दिन का उसमें वेटिंग टाइम है, नो डिस्काउंट अवेलेबल, क्योंकि जिस रेट पे मैं पाकिस्तान में दे रहा हूँ, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपकी आई थिंक अभी CEO सैलरी इतनी नहीं है कि आप अभी मुझसे कंसल्ट करें, भी आप यूट्यूब वीडियोज़ देखें। ये वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, फीडबैक देके ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को बेहतर कर सकें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप रेकमेंड कर सकते हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दें, नीचे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और कमेंट, तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। मुझे फीडबैक दें वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर करते रहें। ये थी जी आज की वीडियो। दिस इज़ योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट। कट।